नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमने जो पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन जो स्टोमक के अंदर होता है उसमें किस किस तरह की एक्टिविटी होती है। तो वहाँ पर हमने डियर स्टूडेंट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जो भी आमाशय है वहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो वहाँ पर आपको 4 तरह की इस स्टोमक के अंदर सेल होती है ना। तो उन चारों सेलों के बारे में देखा था, है ना। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सेल का क्या वर्क है, तो वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। और आज जैसे ही भोजन, है ना, वहाँ जब आमाशय के अंदर जो एक्टिविटी थी वो जब कंप्लीट होती है और कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है, भोजन कहाँ पहुँचता है स्टूडेंट, भोजन पहुँच जाता है यहाँ वाली जितनी भी एक्टिविटीज थी वो पूरी होगी और यहाँ पर पूरी होने के बाद में कहाँ पर पहुँचता है भोजन, यहाँ पर। और इस भाग को कहते हैं स्टूडेंट ग्रहणी, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में ही जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, छोटी आंत कहते हैं, है ना। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये क्या है, लीवर है ना। इसी को क्या बोलते हैं, लीवर। और ये जो लीवर होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, इसका एक ही कार्य है, इसका जो कार्य है वो है बाइल का निर्माण करना। क्या कार्य करना, बाइल का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है ना। किसका कार्य है, ये लीवर का कार्य है। तो हम बात करें कि ये जो बाइल है ना, बाइल का निर्माण करेगा। बाइल का मतलब बाइल पित्त रस, है ना। और इसी पित्त रस के अंदर क्या होता है, पित्त वर्णक होते हैं और पित्त लवण होते हैं स्टूडेंट, है ना। इसको हम बाइल सोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल साल्ट। अब बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट कि ये जो पित्त रस है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता। समझना किसी बात को कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं होता, इसीलिए पाचन यहाँ पर होना संभव नहीं है ना। तो ये जो पित्त लवण है इसका कार्य क्या है, ये जो भी भोजन है उस भोजन को, है ना, जो पीएच है वो 7 से बढ़ा देता है। कितना कर देता है, 7.6 से 8.4, जो कि बेसिक मीडियम में हो जाता है ना। मतलब भोजन को क्या करता है, ये क्षारीयता प्रदान करता है। जो भी अपचित जो भोजन था, है ना, अब अपचित भोजन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने से क्या होगा, ये जो लीवर है ये किसका सिक्रेशन करेगा, बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। और ये जो बाइल जूस है ना, ये कहाँ पर जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे ये जो पित्ताशय है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइल जूस का स्टोरेज, बाइल जूस का कलेक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रश्न पूछा जाता है कि बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पर होता है, बाइल जूस का कलेक्शन कहाँ होता है। तो बाइल जूस का जो कलेक्शन होता है वो होता है इस पित्ताशय के अंदर, और इसी पित्ताशय को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो इंपोर्टेंट है ना, कि बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है और बाइल जो है उसका कलेक्शन कहाँ होता है, जो बाइल जूस होता है उसका कलेक्शन कहाँ होता है। ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि बाइल जूस का जो कलेक्शन है वो तो पित्ताशय के अंदर होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर होगा, लेकिन बाइल जूस का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो कहाँ पर होता है, वो होता है तो लीवर के अंदर होता है। अब स्टूडेंट समझना, और यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे स्टोमक है इससे नीचे है ना, इसको हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ये क्या है, अग्नाशय। क्या है स्टूडेंट, अग्नाशय है ये। तो हमने अग्नाशय बहुत अच्छे से स्टडी किया है। इस अग्नाशय के अंदर, है ना, दो पार्ट थे, एक एंडोक्राइन पार्ट था और एक्सोक्राइन पार्ट था।
है ना। तो ये दोनों पार्ट होने की वजह से इसी को हम क्या बोल रहे थे, मिश्रित ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपके मतलब मिश्रित ग्रंथि कौन सी पूछा जाए तो अग्नाशय ग्रंथि। और इसी अग्नाशय ग्रंथि में जो एंडोक्राइन जो पार्ट था वो कौन सा था, जो लैंगरहैंस के जो द्वीप समूह थे, जो हमने ग्रुप ऑफ जो सेल्स बताई थी, है ना, तो वो जो थे वो लैंगरहैंस के द्वीप जो सेल थी वो एंडोक्राइन पार्ट है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, ये जो लैंगरहैंस के जो द्वीप है यहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, अल्फा बीटा, और जो गामा सेल्स थी वहां से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। अल्फा से जो है वो ग्लूकागोन है ना, और बीटा से इंसुलिन, और जो गामा है उससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रेशन हो रहा था वो। लेकिन जो आपका ये एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, यहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन पार्ट से किसका सिक्रेशन होता है, तो एंजाइम का सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होगा, एंजाइम का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट। अब क्या होगा कि ये जो एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अग्नाशय। यहाँ से जो सिक्रेशन होगा, है ना, यहाँ से सिक्रेशन होगा, और सिक्रेशन होते होते कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और ये जो पित्ताशय में जो पित्त रस है, जो बाइल जूस है, वो भी कहाँ पर आएगा, इस नली के थ्रू होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन कौन से रस मिल जाते हैं, पित्त रस और अग्नाशय रस मिल जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो पित्त रस और अग्नाशय रस यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे जो भी अपचित भोजन था वो क्या होगा, वो पूर्ण तरह से पच जाएगा, है ना। अब जैसे हम बात करें कि यहाँ पर जो ग्रहणी वाला जो भाग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट, कि ये जो पेंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन जो पार्ट है, जो द्रव फ्लूइड वाला जो भाग है, यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं, पेंक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम निकलेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, और लाइपेज एंजाइम निकलता है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं स्टूडेंट, पेंक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ये एंजाइम्स निकलते हैं स्टूडेंट। और जो ये अग्नाशय रस है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को पचाने वाले यहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इसीलिए स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी अग्नाशय रस को हम कहते हैं पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस। तो स्टूडेंट समझना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो ग्रहणी वाला जो भाग है, कौन सा भाग है, ग्रहणी। ये जो ग्रहणी वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कि पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों आकर मिलते हैं, और ये किसका पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का ही पाचन करेंगे। तो आपको अगर पूछा जाए कि आपके शरीर के अंदर सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, तो सर्वाधिक पाचन आप कहाँ पर बताएंगे स्टूडेंट, तो सर्वाधिक पाचन होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अगर पूछा जाए कौन सा भाग, तो ग्रहणी वाला भाग। आप मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखेंगे। और बात करें कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें जो एंडोक्राइन पार्ट और एक्सोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन जो पार्ट था वहां से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वहां से एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा था। एंजाइम पूछे तो पेंक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों को पचाने की शक्ति किसमें होती है, इस अग्नाशय रस में होती है। इसीलिए इस अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट डाउन करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन करिए ये सारी चीजें। आप एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो पेंक्रिएटिक जो जूस है, ये किसका पाचन करता है, तो ये पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर ट्रिप्सिन की बात करें, ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का।
और लाइपेज एंजाइम अगर कहे तो ये किसका पाचन करता है? वसा का। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा। तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम करेगा, और जो प्रोटीन का पाचन करेगा वो ट्रिप्सिन एंजाइम करेगा, और जो वसा का पाचन करेगा वो लाइपेज एंजाइम करेगा। स्टूडेंट आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आप एक बार इसको सारी चीजें नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट जल्दी से नोट डाउन करिए एक बार। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम आगे बढ़े तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सुना होगा, पाइसीकरण। इस पाइसीकरण को समझते हैं कि पाइसीकरण क्या होता है। पाइसीकरण, और इसी पाइसीकरण को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या कहते हैं स्टूडेंट? इमल्सिफिकेशन। होता क्या है, ये क्या है? ये है स्टूडेंट वसा। क्या है ये? वसा है, और इसी वसा को हम बोलते हैं लिपिड। इसी वसा को हम कहते हैं स्टूडेंट, इसी वसा को हम कहते हैं स्टूडेंट वसा कहते हैं। और ये जो वसा है, ये वसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो वसा होती है वो कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जटिल होती है, और इनसोल्यूबल होती है, मतलब अघुलनशील। स्टूडेंट इन शब्दों को हम कैसे समझेंगे? जैसे आप एक बड़ी चीज लीजिए, जैसे कि शक्कर का दाना लेवे, तो शक्कर का एक बड़ा जो कंपाउंड फॉर्म होता है एक वो लीजिए, या फिर और एक में जो शक्कर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो लीजिए। तो इन दोनों में फर्क ये रहेगा, जब आप पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो जल्दी से डिजोल्व होंगे, लेकिन जो बड़ा वाला जो टुकड़ा है वो उसको डिजोल्व होने में ज्यादा समय लगेगा। तो स्टूडेंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये समझना है कि ये जो वसा की जो कॉम्प्लेक्स और अघुलनशील जो पदार्थ है इस लिपिड का, उसका किसमें चेंज होना? इसका चेंज होना सरल, किसमें चेंज होना स्टूडेंट? सरल और घुलनशील वसा में। मतलब एक वसा कॉम्प्लेक्स थी, उसी वसा को किसमें चेंज करना? सरल और घुलनशील वसा में। तो हम बात करें स्टूडेंट कि हम कह सकते हैं कि पाइसीकरण वो प्रक्रिया है कि वसा की जो बड़ी कोशिकाएं होती है उसको जो छोटी कोशिकाओं में रूपांतरित मतलब परिवर्तित कर देती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। मतलब हम कहें कि जो जटिल और अघुलनशील जो वसा था उसका किसमें रूपांतरित होना? सरल और घुलनशील वसा में चेंज होना, उसी को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। और ये जो घुलनशील, सरल और घुलनशील जो वसा है, इससे लाइपेज एंजाइम के थ्रू ये किसमें चेंज हो जाता है स्टूडेंट? फैटी एसिड, वसीय अम्ल, और किसमें तोड़ देता है? ग्लिसरॉल। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन। आप एक बार इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और पाइसीकरण ये वाली जो प्रोसेस है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो है बाइल सॉल्ट।
ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है स्टूडेंट, जिसे हम पित्त लवण भी कहते हैं, पित्त लवण। और इस पित्त लवण का कार्य क्या है कि जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं उसको किसमें चेंज करना, छोटी गोलिकाओं में चेंज करना। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम अच्छी तरीके से सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए स्टूडेंट। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब सारी चीजें हम एक बहुत ही अच्छे वे में लिखेंगे, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ताकि आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद में जब देखो तो आपको याद रहे कि क्या पढ़ा था हमने। पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। लेकिन पित्त का संग्रहण, पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। कहां पर होता है, पित्ताशय में होता है। आप ये एक बार नोट डाउन करें, एक पॉइंट। और आप क्या ध्यान रखेंगे, पित्त में एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या अनुपस्थित होंगे, क्या नहीं मिलेंगे, एंजाइम नहीं मिलेंगे। इसीलिए पित्त का पाचन नहीं होता है। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कि पित्त केवल वसा का पायसीकरण करता है। क्या करेगा, सिर्फ पायसीकरण करेगा। और आप लिखेंगे जटिल, ये पायसीकरण क्या होता है वो लिख लेते हैं कि जटिल व अघुलनशील वसा का, जटिल व अघुलनशील वसा का सरल व घुलनशील वसा में परिवर्तन क्या कहलाता है, वसा में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे स्टूडेंट, पायसीकरण कहते हैं। यह क्रिया वसा में होती है। कहां पर होती है स्टूडेंट, वसा के अंदर होती है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। और पायसीकरण कौन से भाग में होता है, तो पायसीकरण ग्रहणी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे स्टूडेंट कि अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है।
अग्नाशय से रस निकलता है। रस निकलता है, कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अर्थात यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, अर्थात यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा का पाचन करते हैं। ये लिखेंगे, वसा का पाचन करता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करके मैं गोले लगाऊंगा, लेकिन आप एक बार पूरा नोट डाउन करिए स्टूडेंट। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिखते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये है स्टूडेंट कि जो पित्त का जो निर्माण होता है वो निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जो पित्त का जो संग्रहण होता है वो कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय के अंदर होता है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। पित्त का निर्माण और पित्त का संग्रहण दोनों ही चीजें अलग है। और जो पित्त का निर्माण है वो यकृत में होता है और पित्त का संग्रहण है वो पित्ताशय में होता है। इस पित्त के अंदर हम बात करें कि हमने देखा था यहाँ पर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए इस पित्त का यहाँ पर पाचन नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? जो भी वसा है, जो अपचित जो भोजन था वसा वाला, है ना, उस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना, है ना। मतलब पित्त है वो केवल क्या करता है? वसा का पायसीकरण। और पायसीकरण मैंने देखा कि जो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं हैं, जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ है वसा के, उसको सिंपलेस्ट में चेंज करना, वही कहलाता है इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। यहाँ पे लिख रखा है जटिल अघुलनशील जो वसा होती है उसको किसमें रूपांतरित करना? सरल अघुलनशील वसा में परिवर्तन जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं पायसीकरण कहते हैं स्टूडेंट। और यह क्रिया कहाँ पर होती है? किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ वसा में होती है ना। और ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कहाँ पर होती है स्टूडेंट? ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ग्रहणी वाला जो भाग है वहां पर होती है। ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे। और अग्नाशय जो अग्नाशय है वहां से अग्नाशय रस का सिक्रेशन होता है और इसमें सभी प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। उसमें ये जो प्रोटीन होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो वसा होते हैं, इन तीनों को पचाने वाले यहाँ पर एंजाइम मिलते हैं इस अग्नाशय के अंदर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आप इसको एकदम इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे, है ना। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए किसी भी
एंजाइम को काम करने के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ग्रहणी में पाए जाने वाले सभी एंजाइम को ग्रहणी में पाए जाने वाले सभी एंजाइम को क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है ना। कैसे कैसे मीडियम? क्षारीय माध्यम, जो कि पित्त रस के द्वारा प्रदान की जाती है। स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पित्त एक क्षारीय द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? क्षारीय द्रव होता है। इसीलिए पित्त वसा के पाचन के साथ साथ पित्त वसा के पाचन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन में भी सहायता करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है। ये ग्रहणी वाला पार्ट एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है इस ग्रहणी वाले भाग से पूछने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें ध्यान रखनी। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब जल्दी से नोट डाउन करिए स्टूडेंट, है ना, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए। स्टूडेंट फटाफट से नोट डाउन करिए। स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न बहुत बार पूछ लेता है। स्टूडेंट, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे ही ग्रहणी वाला हमारा जो पार्ट कंप्लीट हुआ है ना, तो अब और जैसे विस्तृत से हम देखते हैं। ये वाला जो आपका पार्ट है ग्रहणी वाला, मतलब इंटेस्टाइनल जो पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी वाला भाग कहते हैं, जेजुनम है और इलियम, ये तीनों भाग में डिवाइड रहता है। और हम बात करें कि ये जो आंतरीय जो सेल्स होगी वहां से आंतरीय जूस का निर्माण होगा, आंतरिक रस का निर्माण होगा।
और जो ग्रहणी वाला भाग था वहां पर क्या क्या मिल रहे थे, आंतरीय रस, है ना, और बात करें पेंक्रिएटिक जूस, है ना, अग्नाशय रस और बाइल, ये तीनों ही यहाँ पर मिलते हैं, है ना। और इनका कार्य क्या है कि डाइजेशन, मतलब पूरा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो रहा था, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा था, और वसा का भी यहाँ पर क्या हो रहा था, डाइजेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो पाइसीकरण की यहाँ पर प्रोसेस हो रही थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो कहाँ पर हुआ, तो मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो होता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होता है छोटी आंत की ग्रहणी वाले भाग में। और हम बात करें कि अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो तो यहाँ पर होता है, लेकिन डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन होता है स्टूडेंट जेंजुनम वाले भाग में। कहाँ पर होता है, जेंजुनम वाले भाग में कंप्लीट डाइजेशन होता है। एक मैक्सिमम डाइजेशन और एक कंप्लीट डाइजेशन, ध्यान रखना। और ये जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो तब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और जो मैक्सिमम जो अवशोषण होगा, मतलब जो भी ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन होगा, वो ग्लूकोज कहां पर चले जाएगा, वो चले जाएगा ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम अवशोषण की जो प्रोसेस है वो कहां पर होती है, वो होती है जेंजुनम में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो कंप्लीट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टूडेंट होता है इलियम वाले भाग में। और जो आगे एक भाग आता है जो बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है ना, वहां पर होता है कि जो भी भोजन है ना, ये जो कोलन, रेक्टम और एनस, और जी ये जो कोलन वाला जो भाग है वहां पर क्या होता है, सर्वाधिक किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, और किसका होगा, सोल्ट का। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और बात करें कि जो पूरे पानी का जब एब्जॉर्प्शन हो गया कोलन में, तो क्या हो जाएगा, पूरा पानी सूख जाएगा, और उसके बाद में किसका निर्माण होगा, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अलग हो जाएगा, और फिर स्टूल के रूप में वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये होती है हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होती है पूरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और पूछा जाए यहाँ से ही प्रश्न, ये जो कंफ्यूजन आपका दूर है, ये यहीं से कंफ्यूजन दूर करना है। मैक्सिमम डाइजेशन पूछे तो ग्रहणी, है ना, कंप्लीट डाइजेशन पूछे, है ना, तो जेंजुनम वाला भाग। और अगर पूछे कि जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है जेंजुनम में, लेकिन कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इलियम वाले भाग में। और पानी का एब्जॉर्प्शन पूछे तो कोलन वाला बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत में होता है। और एक और चीज अगर पूछते हैं यहाँ पर एग्जाम में कि जो इंटेस्टाइनल जो जूस है, आंतरिक रस है, वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो आंतरिक जो जूस है वो ड्यूडेनम ग्रहणी वाले भाग में और जेंजुनम वाले भाग में सिक्रेशन होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें स्टूडेंट। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम सारे इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अब। छोटी आंत, छोटी आंत कौन कौन सी, जेजुनम, है ना, जेजुनम, और कौन से, ग्रहणी, ग्रहणी से आंतरीय रस स्त्रावित होता है, स्त्रावित होता है। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट,
और उसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे कि पित्त अग्नाशय रस और आंत्रिय रस, पित्त अग्नाशय और आंत्रिय रस ग्रहणी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इसीलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन, इसलिए भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। भोजन का पूरा पाचन जिसे हम क्या बोल रहे थे, कंप्लीट डाइजेशन, कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है जेजुनम वाले भाग में होता है। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्लीट डाइजेशन और सर्वाधिक डाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और पाचन के बाद में कौन सी क्रिया होती है, पाचन के बाद अवशोषण, एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाएगी स्टूडेंट। और आप लिखेंगे कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जेजुनम में होता है, लेकिन भोजन का पूरा अवशोषण इलियम वाले भाग में होता है। और स्टूडेंट आगे की ओर लिखे हम तो क्या लिखेंगे, पानी और लवणों का अवशोषण, पानी और लवणों का अवशोषण कहाँ होता है, पानी और लवणों का अवशोषण बड़ी आंत का कौन सा वाला भाग, कोलन में, बड़ी आंत के कोलन भाग में होता है। और हम आगे की तरफ लिखे स्टूडेंट,
जब अपचित भोजन में पानी का जब अपचित भोजन में पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी का पूरा क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, तब मल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है स्टूडेंट? मल का निर्माण होता है। मल त्यागने की प्रक्रिया के द्वारा, जिसे मल त्यागने की प्रक्रिया के द्वारा, मल त्यागने की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करें एक बार जल्द से जल्द। इसमें एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जो छोटी आंत है, इस छोटी आंत में 3 पार्ट होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं? ड्यूटेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों भाग होते हैं, है ना। तो जो ग्रहणी, हम जिसे हम डेड्यूनम जो बोल रहा हूं मैं, उसको हम ग्रहणी कहते हैं, और एक जेजुनम होता है और एक इलियम वाला भाग होता है। ये तीनों ही भाग छोटी आंत के हैं, है ना। और ये जो जेजुनम और जो डेड्यूनम और जो जेजुनम है, यहाँ से कौन से रस का सिक्रेशन होता है? आंतरीय रस स्रावित होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हम बात करें कि पित्त, अग्नाशय और आंतरीय, ये तीनों ही पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ग्रहणी वाला जो भाग है, वहां पर ये मिलते हैं। और इसी वजह से भोजन का जो सर्वाधिक जो पाचन है वो कहां पर होता है? जो छोटी आंत है उसके जो ग्रहणी वाला जो भाग है वहां पर होता है स्टूडेंट। और भोजन का पूरा पाचन, जो कंप्लीट डाइजेशन हम कहें, तो जो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ जेजुनम वाले भाग में होता है। कहां पर होता है स्टूडेंट? जेजुनम वाले भाग में। सर्वाधिक पाचन पूछा जाए, ये क्या पूछा जाए? सर्वाधिक पाचन पूछा जाए, तो सर्वाधिक पाचन होता है स्टूडेंट ग्रहणी वाले भाग में। और पूछा जाए कंप्लीट पाचन, पूरा पाचन अगर पूछा जाए, तो पूरा पाचन होता है स्टूडेंट जेजुनम वाले भाग में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और हम बात करें कि पाचन के बाद में क्या हो जाता है? अवशोषण की क्रियाएं, एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन की। मतलब जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहां पर जाएगा? ब्लड में, मतलब अवशोषित करेगा ब्लड, है ना। तो भोजन का जो सर्वाधिक जो एब्जॉर्प्शन है, वो सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन होता है स्टूडेंट जेजुनम वाले भाग में। कहां पर होता है? जेजुनम वाले भाग में होता है। लेकिन अगर पूछे कि पूरा जो एब्जॉर्प्शन होता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हम जिसे कहते हैं, वो कहां पर होता है? तो इलियम वाले भाग में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो पानी और जो सोल्ट है उसका जो अवशोषण होता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है स्टूडेंट बड़ी आंत की जो कोलन वाला जो भाग है, ये जो बड़ी आंत है उसका जो कोलन वाला भाग है वहां पर होता है। और जब अपचित भोजन से पूरी तरह से पानी का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है, तब क्या होता है? मल का निर्माण होता है। और जिसे जो मल त्यागने की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा शरीर से उसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये होती है डाइजेशन की प्रोसेस, है ना। तो कहां कहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है, कहां कहां पर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, कहां कहां पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का पाचन हो रहा है। इस तरीके से हमने ये जो डाइजेशन है इसको हमने समझा है, या आप एक बार इसको नोट डाउन करें। इसके बाद में हम एक और छोटी सी चीज है ना, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन वाला जो भाग है ना,
तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम साथ साथ में आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो हम वापस देख लेते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। उसको बोलते हैं, एक को ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, तीनों भाग होते हैं। तो जो आपका ग्रहणी वाला जो भाग है, वहां पर कौन कौन से मिलेंगे? आंतरिक रस मिलेगा, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, अग्नाशय रस मिलेगा, बाइल जूस, ये तीनों ही रस मिलते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? ये इसीलिए यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे, है ना, ये आंतरिक रस का स्राव होता है। कहाँ से होता है? जेजुनम और इलियम दोनों से होता है। और जो पित्त, अग्नाशय और आंतरिक रस कहाँ पर? ग्रहणी वाला जो भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर मिलते हैं। इसीलिए भोजन का सर्वाधिक अगर पाचन होगा तो वो कहाँ पर होगा? ग्रहणी वाले भाग में होगा। और भोजन का पूरा कंप्लीट डाइजेशन की बात करें तो वो कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। स्टूडेंट, ये देखा था हमने। और पाचन के बाद में अवशोषण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है। तो भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण अगर पूछा जाए तो वो कौन से भाग में होगा? जेजुनम में होगा। लेकिन भोजन का पूरा कंप्लीट एब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो वो इलियम वाले भाग में होगा। और अब बात करें कि पानी और लवणों का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी और लवणों का जो अवशोषण होता है वो बड़ी आंत की जो कोलन वाला जो भाग है वहां पर होता है। और जब एब्जॉर्प्शन पूरी तरह से हो जाता है ना, पानी का जब पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तब किसका निर्माण होता है? मल का निर्माण होता है। और वो क्या होता है जी, इस मल को मल त्यागने की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था स्टूडेंट डाइजेशन का प्रोसेस। तो ये आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हम देखेंगे, है ना। कोलन वाला जो पार्ट है वहां पर कुछ एक्टिविटीज होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम बात करें, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा भाग है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कौन सा वाला भाग? कोलन। यहाँ पर क्या हो रहा था? जल और जो सॉल्ट था, जो लवण थे, उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था, है ना। ये नहीं भूलना है। कहाँ पर? कोलन वाले भाग में। यहाँ पर क्या होता है? एक क्या मिलता है स्टूडेंट? एक क्या मिलता है? यहाँ पर बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या बोलते हैं? ई कोलाई। और ये जो ई कोलाई है, वो क्या करता है? ये विटामिन के और विटामिन B12 का जो फॉर्मेशन करता है ना, वो कौन करता है? वो इस कोलन वाले भाग में उपस्थित ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, वो किस किस का फॉर्मेशन करेगा? विटामिन के और विटामिन B12। ये आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। और अगर हम बात करें, इसके बारे में लिख लेते हैं कि बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। यह विटामिन
के व विटामिन B12 का निर्माण करता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखेंगे। आप एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे की चर्चाएं करते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि कितना इंटरेस्टिंग था ये डाइजेशन की प्रोसेस, है ना। तो इतना खतरनाक, मतलब मैनेज है ना सारे एंजाइम्स वगैरह, और एक भी चीज अगर गड़बड़ी होती है तो वो पूरी बॉडी को गड़बड़ कर देता है। तो ये होती है हमारे डाइजेशन की प्रोसेस। स्टूडेंट एक बार हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, मतलब हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने जो डाइजेशन था वो मुख्य गुहा से शुरू कर है ना, सबसे पहले हम सारे अंग देख लेते हैं। भोजन कहाँ कहाँ से गुजर रहा था, तो भोजन मुख्य गुहा से, फिर ग्रसिका, ग्रसनी में गया, फिर ग्रसिका से फिर आमाशय में आया, आमाशय से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से आया लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से गुदा के थ्रू बाहर भोजन। अब स्टूडेंट जो मुख्य गुहा सबसे पहले हमने देखा था, तो इस मुख्य गुहा के अंदर दांत पढ़ा था हमने, दांतों के बाद में क्या पढ़ा था, जीभ पढ़ी थी, जीभ के बाद में यवला पढ़ा था और लार ग्रंथि पढ़ी थी। तो जो दांत थे वो उत्पत्ति के आधार पर दो दांत थे, एक दूध के दांत जिसे हम अस्थायी दांत कह रहे थे और एक अस्थायी दांत मिल रहे थे। दूध के दांतों की जो संख्या थी वो 20 थी, और जो अस्थायी दांतों की जो संख्या है वो कितनी है, वो भी 20 है। और अस्थायी दांतों की कुल संख्या पूछी जाए स्टूडेंट, है ना, दुग्ध दांतों की संख्या पूछी जाए तो 20, और अस्थायी दांतों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, वो भी आपको ध्यान रखना है, कितनी हो जाएगी अस्थायी। अस्थायी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, जो भी है मैंने वो नोट डाउन करवा रखा है ना। और इसके बाद में जो कार्य और संरचनात्मक के आधार पर हमने देखा था स्टूडेंट के कौन कौन से भाग होते हैं। तो संरचनात्मक और कार्य के आधार पर देखा था कि कितने भाग थे, 4, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। तो किसी का चबाने का कार्य था, किसी का काटने का कार्य था, है ना, किसी के चीरने का कार्य था। तो ये अलग अलग कार्य थे स्टूडेंट। और उसके बाद में हमने किसके अध्ययन किया था, यवला जो था उसका अध्ययन किया था। यवला मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और ये जो यवला है वो उम्र बढ़ने के साथ में क्या होती है, ढीली हो जाती है। और ढीली होने से क्या होगा, जब सोते समय क्या होगा कि वो लटक जाती है ना, लटकने से क्या होगा कि जो भी, मतलब वहां पर एक ध्वनि का निर्माण हो जाता है उस समय, और खराटे जिसे हम कहते हैं वो प्रोसेस हो जाती है। और उसके बाद में जो भोजन है वो क्रमाकुचन गतियों के द्वारा ग्रसनी से कहा जाता है ग्रसिका में, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और मुख्य गुहा की बात करें, वहां पर हमने एक ग्रंथि की भी बात करी थी, लार ग्रंथि। वो उसमें लार ग्रंथि में क्या क्या होता है, तो वाटर मिला था, टाइलिन एंजाइम मिला था जिसे लार एमाइलेज भी बोल रहे थे, और एक लाइसोजाइम एंजाइम मिल रहा था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब भोजन आमाशय के अंदर आया था तो किसका पाचन कर रहा था, 4 सेल्स बताई थी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ध्यान रखना। और कहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, कहां पर सर्वाधिक डाइजेशन हो रहा है, कहां पर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पर सर्वाधिक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पानी और लवण का एब्जॉर्प्शन कहां हो रहा है, ये सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए स्टूडेंट। तो ये विशेष रूप से आपको सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है वो पाचन से संबंधित थी, और पाचन का आज हमारा लास्ट जो टॉपिक था पाचन, है ना, उसकी आज लास्ट क्लास थी। और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम कल और मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो डाइजेशन वाली जो क्लास थी वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि क्लासेस कैसी लग रही है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।